नमस्कार, इस वक्त हम पूर्णिया में हैं। न्यूज 18 इंडिया पूर्णिया पहुंच चुका है और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद है। पप्पू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार गी। ये बताइए कि पहले चरण का मतदान हो चुका है, किस तरीके की आपको रिपोर्ट मिल रही है? देखिए, हमें रिपोर्ट अब अमित शाह की तरह तो हम कोनो ज्योतिषाचार्य है नहीं, ना भविष्य वक्ता है, ना चोर है, ना हम किसी का अधिकार छीनते हैं। तो अमित शाह को भरोसा है अपने चोरी पर। तो वो 160, 155, 170 अपने बीजेपी के बारे में बताते ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने आपके बारे में पूछा, आप बीजेपी की बात करने लगे हैं। तो आप कितना ला रहे हैं ये बताइए ना। भैया, हम भी वैसे तो कह रहे हैं कि हम भविष्य वक्ता भी नहीं है, ज्योतिष भी नहीं है, लेकिन जो मैं समझता हूँ बिहार की जनता को, बिहार की जनता और जो जीएनजी है और जो 69 लाख से SIR को करने के बाद मुझको लगता है कि न्यू जनरेशन जो है वो काफी ज्यादा इस बार वोट कास्ट किया है। महिलाएं भी बहुत बड़ी तादाद में निकली और कह रहे हैं कि जो सरकार ने उनके लिए किया है, जो 10,000 रुपए की मदद उनको पहुंचाई है, जो जीविका दीदियां हैं, उनमें एक अलग उत्साह है। आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। अब आप जो अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं उन महिलाओं से पूछिएगा, 20 साल के बाद 10,000 रुपया आप घूस के लिए, आप एक दिखावा है आपका। मतलब आप कह रहे हैं ये घूस है? हाँ, ये बिल्कुल घूस है और चोरी करने का एक माध्यम है। आप कल बोलिएगा हमने जो 10,000 दिया था इसलिए हमको जिता दिया, क्योंकि आपको कहीं न कहीं पहले से चोरी करने पर ये काम तो आपने भी झारखंड में किया है ना। मेरी बात तो सुनिए ना। किया है कि नहीं किया? नहीं, 10,000 रुपया की बातें तो 10,000 नहीं, पर मैया भैया योजना हाँ। वो तो बात की थी, पहले से शुरू था वो। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो रिश्वत हुई कि नहीं, वो घूस हुई कि नहीं? वो हर महीना हम दे रहे हैं, वो घूस नहीं है। और ये घूस है? ये एक बार ही हम कह रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं, पहले आप समझिए, हर महीने की बात नहीं है। तो फिर आप फिर फंस जाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 14 जनवरी को हम 30,000 रुपए एक मुश्त दे देंगे, तो वो घूस है कि नहीं है? नहीं, आप पहले रूबिका जी ऐसे समझिए। हाँ। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि जो 2,500 रुपया हर महीना देंगे, हम एक मुश्त दे देंगे थोड़ा, कि आप सालाना तो 1.5 लाख होता है, सालाना 1.5 लाख होता है, तो 30,000 रुपया, तो 30,000 रुपया, ताकि आप कोई बिजनेस या कोई जरूरत हो घर में तो वैसे ही 10,000 रुपए सरकार भी दे रही है ना। ये सरकार कह रही है आगे नहीं देंगे। तेजस्वी यादव जी या राहुल गांधी जी का ये जो निर्णय था, ये निर्णय किसी और का नहीं था, ये राहुल गांधी जी का था। अच्छा। तो राहुल गांधी जी का जो ये निर्णय था, उस निर्णय में मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी ने यह कहा कि हम एक साथ 30,000 रुपया आपको देंगे। ये घूस नहीं है। दिक्कत क्या है रूबिका जी, आपका जो थिंकिंग है ना वो बीजेपी की तरफ रहता है। अरे मैं तो आपसे सवाल पूछती हूँ, आप कह रहे हैं बीजेपी की तरह थिंकिंग है। मेरी बात सुनिए ना। मैं से आपने कहा कि जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है वो घूस है, एक मुश्त दिया जा रहा है। कहा कि वो 10,000 सिर्फ एक ही बार देंगे, 20 साल के बाद दिया और आगे नहीं देंगे। फिर वो कह रहे हैं आप बिजनेस बढ़ाएंगे तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। नहीं, 2 लाख रुपया हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 10,000। तेजस्वी जी ने कहा कि हम उस 1.5 लाख में से आपको एक बार 30,000 दे देंगे ताकि आप कोई बिजनेस कर लीजिए। तो तेजस्वी यादव इन चुनावों में जीत का डंका बजा रहे हैं और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। आपने हमको महिला के बारे में पूछी तो हमने आपसे कहा महिला पर जितना एक्सट्रोसिटी का मामला और जितना अपमानित हुई है महिलाएं, आप उठा करके देखो, कोई रोजगार नहीं है, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है, महिलाओं के पति और बच्चे साल भर बाहर रहते हैं, पलायन करके जाते हैं, महिलाएं परेशान रहती है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई उनके पास 5 डिसमिल जमीन नहीं है। हाँ, मैं समझ गई पप्पू जी। हमारी सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को 5 डिसमिल जमीन देंगे, 5 डिसमिल जमीन, हाँ। और महिलाओं के नाम से करेंगे। अब इतना ही नहीं कह रही है हमारी सरकार, हम 2,500 रुपया महीना देंगे। हम यूथ को एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट रूप से आने जाने का भाड़ा भी फ्री कर रहे हैं, और एग्जामिनेशन के बाद 3 महीना के अंदर हम रिजल्ट देंगे और 6 महीना के अंदर हम उसको नौकरी देंगे। ओके पप्पू जी, ये सब मैनिफेस्टो में है। नहीं, ये सारी बातें मैनिफेस्टो में। मेरी बात तो सुनिए। आप इतना मैंने सुना, पहले हमने ये बात कर दिया है। हाँ। हम राजस्थान में किए हैं, हम तेलंगाना में किए हैं, हम बेंगलोर में, हम कर्नाटका में किए हैं।
तो जो काम हमने मैनिफेस्टो के साथ किया है वो कहा। आज तक जो बात मोदी जी बोले वो झूठ, आज तक सच हुआ ही नहीं, एक भी बात। ठीक है। उन्होंने कहा विशेष राज देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा विशेष पैकेज देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर, स्मार्ट सिटी देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आदर्श गांव देंगे, नहीं दिया। उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन, नहीं दिया। उन्होंने कहा स्काई, नहीं दिया। उन्होंने कहा स्टार्टअप, नहीं दिया। उन्होंने कहा स्टैंड अप, नहीं दिया। पर उन्होंने पूर्णिया को एयरपोर्ट दे दिया, जिसका आपने थैंक यू कहा। मेरी बात तो सुनिए आप। उन्होंने कहा बात ही तो सुन रही हूँ मैं। उन्होंने कहा एयरपोर्ट दिया कि नहीं दिया पूर्णिया? सुन लीजिए ना, इतना ही उनको देने का रहता। एक ठो मोतिहारी का एक चीनी मिल 3 बार गए, बोला चीनी का चाय पियेंगे, और जो आदमी एक चीनी मिल बचा नहीं सका, एक प्रधानमंत्री होते हुए, मैं समझता हूँ कि इतने कमजोर प्रधानमंत्री मैं दुनिया में आज तक नहीं देखा। तो ये सारी बातें आपने उस रैली में क्यों नहीं की? उसमें तो आप तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे। मेरी नहीं, कोई तारीफ नहीं किया मैंने। आपने कहा कि मेरी बात सुनी उन्होंने, मेरा काम करवाया, एयरपोर्ट खुलवाया। फिर वही बात, ये तो मैंने कहा कि मेरे धरती पर आए, मेरा संस्कार है और मेरी संस्कृति है मिथिला की, मैथिली की और अंगिका की, अतिथि देवो भव। उनको यदि इतना ही शौक होता तो नीतीश जी उनसे केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना 5 बार मांगे, उन्होंने नहीं दे पाया। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, अन्य महानगर को स्मार्ट सिटी नहीं दे पाए। मैंने कहा कि जो चीज उनके पास थी देने के लिए वो नहीं दिए। पलायन को रोकना था 11 साल में, वो नहीं रोके। बाढ़ से मुक्ति दिलानी थी, वो नहीं किए। तो आप ये कह रहे हैं उनके वादों पर भरोसा नहीं है, इसलिए जनता इस बार जो है महागठबंधन को पसंद करेगी। वही बता रहा हूँ ना, आपने पूछा एयरपोर्ट। हाँ। तो ये एयरपोर्ट का मुद्दा 20 सालों से था। आप पीछे नहीं चल रहे। मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप पिछले सवाल पर जाते हैं। सुनिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना रूबिका पप्पू भाई। जी, मेरी बात सुनिए ना रूबिका जी। महागठबंधन की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले हमारा तो जवाब सुन लीजिए। हाँ। पप्पू यादव का देन नहीं है। 20 साल पहले हम यहाँ से प्लेन चलाए थे, और मैं अपने वादे में स्पष्ट लिखा हुआ था 5 गारंटी में कि 6 महीने के अंदर यदि प्लेन नहीं चला पाएंगे तो हम राजनीति से, एमपीशिप से हम रिजाइन कर देंगे। ये मेरा मैनिफेस्टो में आप ये तो देख लीजिए। नहीं तो आपको मदद ना मिलती वहाँ से, केंद्र से, तो आप बना लेते हैं। आप ललन सिंह ले लेता वंदे भारत और रक्सौल के एयरपोर्ट के लिए। वो नहीं कर पाए, आपने तो कर दिया, इसीलिए तो आप पप्पू यादव है ना। नहीं तो रक्सौल में और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट ले लेता, क्यों नहीं ले लिया? तो इसीलिए आप पप्पू यादव है सर ना? हमने तो ये वो नहीं दिए, हम सदन में आपने छीना। हमने, हाँ, हमारी जनता ने छीना। सदन में हम आवाज उठाते रहे, लड़ते रहे, लगातार लंबित मामले थी, और हम अपने राइट्स के लिए एक दिन में नहीं रुके। तो इसीलिए वो जब आए एयरपोर्ट को लेकर के, और वंदे भारत और अमृत भारत 2-2 कनेक्टिविटी मैंने शुरू की, तो आए उन्होंने श्रेय लेने के लिए चुनाव के पहले। तो पप्पू यादव ने उनको थैंक्स किया, कहा सीमांचल मोहब्बत का रास्ता तय करता है, नफरत की गुंजाइश नहीं है, और पप्पू यादव एज ए प्रधानमंत्री, एज ए भाई आपका स्वागत करता है। अच्छा, अब आइए पप्पू जी, अब मैं सवाल कर रही आइए हूँ। गठबंधन पर। हाँ। चुनाव पर। हाँ। तो मैं समझता हूं कि जो नौकरी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, अन्य मुद्दों को लेकर के जो रूबिका जी लगातार जो मामला गुस्सा है उसको लेकर के है, उसके बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत सता रहा है, उसमें आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, और भी जो मुद्दे हैं जो कॉमन आदमी के लिए बहुत परेशानी का कारण है, जैसे ममता, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, जो ये लोग हैं, ये वेतनमान की बात कर रहे हैं, ये आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं पेंशन की बात कर रहे हैं। आप जब चुनाव आता है तो 300 रुपया, 1100 रुपया, या मनरेगा को आंगनबाड़ी को आपने 300 रुपया कर दिया। तो आंगनबाड़ी को कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी की महिलाएं कह रही है कि ये आप हमको क्या समझ लिए हैं। जैसे रसोईया, तो रसोईया की स्थिति बहुत बुरी है। जैसे टोला मित्र और न्याय मित्र, उसकी स्थिति बहुत बुरी है। तो आप क्या कर रहे हैं कि बिहार का सबसे बड़ा डिमांड है टीचर्स का, अन्य लोगों का। तो ये सब आपके पास आ रहे हैं इस बार? हाँ, मेरे ख्याल से गुस्सा है। ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये आप कह रहे हैं ये वृद्धि आपको जिताने के लिए हुई है, या आपका वोटर बाहर निकला है? मैंने आपको पहले भी कहा कि जीएनजी एक तो नीतीश कुमार जी के पास, मेरे ख्याल से सिवाय दया के भीख के कुछ नहीं बचा हुआ है।
जो स्थिति है। अब ये दया, भारत हमेशा दया तो कर ही देती है। मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से अमित शाह जी 2 दिन से पूर्णिया बैठे हुए हैं, कल भी यहीं थे, आज भी यहीं थे, मैं अमित शाह जी से जानना चाहता हूँ 160, 150 कल के दिन आपका ही इस ऐसे आधारों पर चैनल वाले शुरू कर देते हैं 160, 160, 150, 150, 160, तो आप लाइन टैग कर देते हैं, आप एक एजेंडा दे देते हैं और उसके बाद उस एजेंडे पर आपका चैनल शुरू हो जाता है। तो हमको आप ये बताइए, ये 160-50 का आपका आधार क्या है? मेरा आधार है कि गुस्सा है और हमको सरकार बनाने का, उनका आधार है कि विकास है, सड़कों का जाल है। वो ये कह रहे हैं कि हमने बिजली पहुंचाई है, उन्होंने कहा हर घर पानी पहुंचाया है। अमित शाह को कोई ज्ञानवान नहीं है, ज्ञान से उसको सड़क देखिए। अमित शाह ने बेहतरीन गुजरात का बहरूपिया है, गुजराती ठग होते हैं, वो है अमित शाह जी। ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक बात आप, ये अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी ने कहा भाइयों ये मोबाइल की लाइट जलेगी कि लालटेन की, तो अब तो नरेंद्र मोदी को पता नहीं है कि अब किरासन तेल नहीं मिलता है, लालटेन में भी बिजली जलने लगा है। एक दूसरी चीज़, ये मोबाइल नरेंद्र मोदी को पता नहीं है कि 1985 में राजीव गांधी जी लाए थे कंप्यूटर को इस वर्ल्ड से, अमेरिका से गुस्से के बाद। और तो फिर जनता आपको जिता क्यों नहीं रही? सुनिए ना, दूसरी बात, नरेंद्र मोदी अमित शाह को हमको लगता है ज्ञान से कोसों दूर है। हाँ। समझे? तेरी प्रिंटर पर स्पीच पढ़ के, प्रॉन्टर से प्रॉन्ट करके कुछ नहीं होता। नरेंद्र भाई मोदी जी वो कह रहे हैं कि बच्चों आप जो रील्स बना रहे हो, अब रील्स बना रहा है सबका बाल बच्चा, गरीब आदमी, तो रील तो तेजस्वी भी बना रहे हैं। सुनिए ना भैया, वो क्या कहे उन्हें सुनिए। नहीं पर अरे मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका तो जवाब दीजिए ना। आप तो रूबिका जी, पप्पू जी रील्स की बात कर रहे हैं आप, रील तो तेजस्वी जी भी बना रहे हैं ना। भाषण में क्या बोलते हैं वो सुनिए ना भाई। अरे वो तो मैं सुन रही हूँ, ऐसा थोड़ी है। उन्होंने कहा रील्स बना रहे हो, पैसा अमेरिका दे रहा है, रील्स हमारे बच्चे बना रहे हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आप हमको बताओ, जिसकी बीबी गोरी उसी का बड़ा नाम है। तो भैया आप हमको एक बात बताइए, मोदी जी अब रील्स को भी आप बचकाना वाली बात करते हो। और अमित शाह जी से हम पूछना चाहेंगे। अच्छा, आपने अमित शाह और मोदी जी पर बहुत निबंध बोल दिया है, इतने लंबे से सुन रहे हैं ना। अमित शाह जी से हम कहना चाहेंगे, पप्पू जी सुनिए तो सही, अब मेरा बिजली कब, आप सवाल सुनबे ना करिए। बिजली कब आई थी? तो वो बिजली कह रहे हैं हम पैदा नहीं हुए थे तब आई थी। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, और आप गांव आप जाते हैं, आप उनसे पूछिए ना, वो कहते हैं कि 24 घंटे बिजली पहले नहीं आती थी। सर तब आपको पता नहीं है, आप जिस पूर्णिया में खड़े हैं ना, जब नरेंद्र मोदी कन्हा झोला लटका करके घूम रहे होंगे बिहार में या देश में या कहीं पर चाय के दुकान पर, जो कभी गए नहीं वो, उसका भाई ने कह दिया कभी चाय का दुकान नहीं खोला है। हाँ, फिर तो उनको ये पते नहीं कि 23 घंटा पूर्णिया को बिजली उस वक्त हम देते थे, 23 घंटा। अच्छा। 90 में 91 में। एक राजीव जी, पहले तो आप राजीव जी के नाम पर अब वोट नहीं मिल रहे हैं ना, अब तो राहुल गांधी मैदान में है। भैया ये जो बिजली है ना, राजीव गांधी विद्युत परियोजना से लगी थी। सर गांव तक बिजली कहाँ पहुँची थी? गांव राजीव गांधी विद्युत परियोजना गांव। अरे सर सबको पता है, वो तो आज आप बोल रहे हैं, ये तो ऐसे नहीं होता है ना सर। 24 घंटे बिजली, सर हम भी गांव नहीं, वो हमें बता रहे हैं। आप हमको बताइए ना, आप हमको, वो हमें बता रहे हैं। नहीं, एटलीस्ट 4 रीजन घूम चुकी हूँ, 43 सीटें घूम चुकी हूँ। आपकी मानसिकता नहीं, मैंने तो ये क्या बात हुई? सुनिए ना, मैं यहाँ पर राजीव गांधी को थोड़ी उनकी लकीर छोटी कर रही हूँ। यहाँ पर नरेंद्र मोदी का वो लाइट लेकर आए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, भाई सरकार उनकी थी उस वक्त। सुनिए ना, एक ये सब आप बोल चुके हैं पप्पू भैया, मैं आपसे जो अभी सवाल कर रही हूँ उसका आप जवाब नहीं, मैं इतना कायदे से आपको सुने चली जा रही हूँ। 4 करोड़ पलायन क्यों हुआ मोदी? अच्छा ठीक है, 4 करोड़ पलायन पर आप ये मोदी जी से आपने सवाल पूछ लिया, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने वाले हैं? हमको तो समझ में नहीं आता है, आप लोगों को तेजस्वी भैया क्यों है? फिर वापस
अच्छा सवाल पूछा है ना मैंने, ये कहा कि नीतीश बाबू बन रहे हैं। ये भी पूछिए ना, या आपको उनका नाम लेने में दिक्कत है? ये भी पूछिए ना कि जो महागठबंधन ने इसको अनाउंस किया, हाँ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सीएम, हाँ, और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, हाँ, और 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक दलित से एक माइनॉरिटी से। हाँ, माइनॉरिटी मतलब मुसलमान। माइनॉरिटीज की मतलब कोई भी, नोट खाली मुसलमाने नहीं। और यदि मुसलमान 17% है तो निश्चित रूप से यदि हम दलित को दे रहे हैं और ईबीसी को दे रहे हैं, ओबीसी को दे रहे हैं, तो माइनॉरिटीज को भी देना ही चाहिए। जब आप 3% वाले 4% वाले को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, डिप्टी सीएम बना रहे हैं, तो 17% वाले भी अपने राइट की बात करेगा ना, दलित भी अपने राइट की बात करेगा। तो हम तो दलित की बेटी या माइनॉरिटीज की बेटियों को चाहेंगे कि दोनों में से कोई एक लड़की को डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेडीज को। हमारी ये भी डिमांड होगी। ये आपकी डिमांड बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन कांग्रेस का क्या है? क्या कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम बनेगा? देखिए, ये तो कांग्रेस को तय करना है, मैं उसके मालिक तो हूँ नहीं। लेकिन हम हिंदुस्तान में देश की आज़ादी के वक्त सबसे पहला तमिलनाडु में दलित सीएम कांग्रेस ने बनाया, और दूसरा दलित सीएम बिहार में भोला पासवान शास्त्री कांग्रेस ने बनाया, और सबसे पहला सीएम भूमिहार समाज जिसकी जनसंख्या 1% थी उस वक्त, उसको कांग्रेस ने बनाया। क्या कभी पप्पू यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के? मुझको तो ऐसी गंदी राजनीति में समझ में नहीं आता। अच्छे लोग तो हैं नहीं, मुझको नहीं लगता कि सच बोलने वाला आदमी सुकरात हो सकता है, कबीर हो सकता है। मेरे लिए तो टफ टास्क है। मैं जब तक दलाली और दोगलई का रास्ता नहीं लूँगा तब तक कुछ नहीं हो सकता हूँ। ये मैंने देख लिया इंडिया को और बिहार की राजनीति में। अब वो बात नहीं रही। जब हम मोटरसाइकिल पे चुनाव लड़ लेते थे, जब 91 में हम चुनाव लड़ते थे, अब वो बात नहीं है। अब का जो जनरेशन है, 2 जनरेशन के बाद हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो जनरेशन है ना, अब 29-30 में हम प्रयास करेंगे नए जनरेशन के बीच जाने का, अपनी बात रखने का। हमें कोई पार्टी मुख्यमंत्री बनाए मुझे तो नहीं लगता। नहीं, कांग्रेस आपको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? देखिए, हम गणेश परिक्रमा शायद नहीं कर पाए किसी भी नेता का, और दिल्ली और पटना का जो चमचागिरी नहीं करेगा वो कुछ नहीं हो सकता। एकदम बड़ी बात कह रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल। यदि किसी को कुछ बनना हो इस देश में, चाहे दिल्ली का सीएम, चाहे मध्य प्रदेश का सीएम, चाहे महाराष्ट्र का सीएम, चाहे राजस्थान का सीएम, तो आपको दिल्ली की चमचागिरी और पटना की दलाली करनी ही होगी, तो आप नेता हैं। कभी गरीब आदमी उब गया या यूथ अपनी लाइफ के लिए यदि रियल में जीएनजी कर दिया, तो फिर पप्पू यादव का भाग खुल सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता। नीतीश बाबू क्या आप लोगों के साथ आ सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? नीतीश जी के बारे में देखिए, उनकी उम्र भी और उनका तबीयत भी बहुत कह रहे हैं वो आप लोगों से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझको जब तेजस्वी मुझको लगता है कि बारिश में घर में थे और वहां से सभा को संबोधित कर रहे थे, तब वो बाय रोड जाकर रैलियां कर रहे थे। नीतीश जी, लालू यादव जी, रामविलास जी, जॉर्ज फर्नांडिस या मुलायम सिंह जी, शरद जी, ये लोग जेपी लोहिया, कर्पूरी, जगदेव बाबू जैसे संघर्ष को देखे, और आज भी उनमें क्षमता है 200-300 किलोमीटर, और पॉलिटिकल विजन बहुत बड़ा है। तेजस्वी जी भी 18 सभा कर लेते हैं, 16 सभा कर लेते हैं, छोटी बात नहीं है। नीतीश जी का जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ा डाउन हुई है, कभी इधर कभी। लेकिन अगर वो आते हैं आप लोगों के पास तो मुझको लगता है कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने कोई कर्म बाकी नहीं रखा। नीतीश कुमार जी ना तो नरेंद्र मोदी के मंच पर गए और ना किसी रैली में गए, एक बार के बाद दोबारा गए ही नहीं। तो मुझको लगता है कि मैं जो समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी जान चुके हैं कि विभीषण की कमी नहीं है, और आप कह रहे हैं उनकी पार्टी में ही विभीषण? हाँ, ये जान चुके हैं विभीषण की कमी नहीं है, और मुझको लगता है कि वो ये भी जान चुके हैं कि बीजेपी
तो मैं ज़्यादा मौका दिया तो एक दिन मेरे ही पार्टी को तोड़ न दे। तो आपके संपर्क में आ सकते हैं? मेरे संपर्क की बात नहीं है, मतलब महागठबंधन वो की? बड़े लीडर हैं और इसके लिए बड़े पैमाने पर दिल भी दिखाना होगा। और कल के दिन यदि हम नीतीश कुमार जी को बड़ा दिल और मस्तिष्क से हम स्वागत करेंगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जितने अपमानित बीजेपी से हुए हैं वो अपने घर अपने परिवार के बीच आना जरूर चाहें। पप्पू जी एक आखिरी सवाल, क्या वोट चोरी हुई है? देखिए एक बात मैं बता दूं रूबिका जी, मैं कुछ भी अंदाजा में नहीं कर सकता हूं। मैं एक बात फिर आप उसको दूसरा जवाब दे दीजिएगा। एक साधारण सी बात, एक सांसद संभवी चौधरी, दोनों उंगली में इंक लगा हुआ, वो निकली तो वो खुद दिखा रही है, देख लो दोनों उंगली, ऐसा नहीं कि एक उन्होंने दिखाया, दोनों उंगलियों को इसने ऐसे किया। तो जब ये कहा गया कि ये 2 बार वोट डाले तो उन्होंने हाँ पहले उसने स्वीकार किया। चुनाव आयोग ने कहा गलती से लग गई। तो ये चुनाव आयोग बीजेपी का दफ्तर बन गया और चुनाव आयोग बीजेपी की पार्टी बन गई। चुनाव आयोग से बड़का चोर मैंने धरती पर इतने चुनाव, केजी राव थे, TN शेषन थे, बड़े बड़े चुनाव आयोग आए। और दूसरी बात, जो 69 लाख वोट का अधिकार छीना गया, उसमें बाहर से लोग आ रहे हैं तो अपना नाम खोज रहे हैं, तो लग रहा है नाम नहीं है मेरा। लोग छोड़ छोड़ के वोट गिराने आ रहे हैं, उसको नाम नहीं मिल रहा है। तो एक तो सबसे पहला चीज़ आप समझ लीजिए कि जब एक सांसद 2 वोट गिरा सकता है तो वोट तो चोरी हो रही है। नहीं तो अगर वोट चोरी हुई तो आप कैसे जीत गए? चुनाव आयोग अगर बीजेपी के दफ्तर से चल रहा था तो पप्पू यादव क्या तो पहले बीजेपी के सगे हैं कि वो जीत जाते? पहले तो आप समझ लीजिए। हाँ। मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव 7 बार इंडिपेंडेंट हुआ। हम TN शेषन के समय में भी हुए, केजी राव के समय में भी तो हुए। ज्ञानेंद्र जी के समय या तो उनसे मेरी पहले बात वाले समय में सुनिए, नहीं होते अगर वोट चोरी हो रही सुनिए होती मेरी बात सुनिए ना। हम ना उनको प्रिडिक्शन ही नहीं था कि पप्पू यादव चुनाव जीत भी सकते हैं। मस्त थी लोग। और ये प्रेडिक्शन तो आपके साथियों को भी नहीं था? नहीं, बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ। यदि प्रोडिक्शन होता तो हरा देता। आपके दुश्मन तो घर में भी बहुत है पप्पू जी। घर में दुश्मन तो एक बात समझिए, विचारों का खटपट होता रहता है, दुश्मन उसको मत कहिए। और मेरी भी तो दिक्कत है कि हमें गलत लोग बहुत पसंद नहीं होते हैं और झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं होते हैं। तो कभी कभी चुप हो जाने में भी ताकत होती है। हम कोशिश करेंगे 11 तारीख के बाद हम अपने पॉलिटिकल तरीके को और काम करने के तरीके को 14 तारीख के बाद मैं बदलूंगा। आप देखते चलिए। ये बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप न्यूज़ 18 इंडिया पर, और क्या बदलाव लेकर आएंगे आप? वो जो आप कैश बांटते हैं उसे बंद कर देंगे? वो तो दुनिया को उससे ज्यादा। आप गणेश परिक्रमा जिसे कह रहे हैं वो शुरू कर देंगे? शायद वो भी नहीं करेंगे, लेकिन डिप्लोमेट तो बनेंगे। इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पप्पू यादव की यहाँ पर एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। ये जो पीछे आप उनका घर कम दफ्तर देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग चेम्बर्स हैं जिसमें लिखा है कि अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो इधर आइए, राशन कार्ड बनाना है तो इधर आइए, अगर आपको अपना आधार कार्ड बनाना है तो इधर आइए। हाँ, तो पप्पू जी इसके लिए एक अलग एपिसोड जो है किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रूबिका जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो ये थे न्यूज़ 18 इंडिया पर पप्पू यादव।